हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स के तहत आज हम लोग एंशिएंट इंडिया के चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर चर्चा करेंगे। और ये जो चैप्टर है वो आप सभी को ना केवल जेपीएससी सीडीपीओ बल्कि जेपीएससी मेंस में लेखन शैली में भी काम आएंगे। जितने भी क्लासेस मॉडर्न इंडिया के भी दिए गए हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वो भी आपको जेपीएससी मेंस के लेखन शैली में आएंगे काम। आप वहां से क्या कर सकते हैं, पॉइंट को उठा करके अपने मेंस के लेखन शैली में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे जितने युवा हैं जो जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वे भी हमारे साथ जुड़ जाएं और कमेंट करके हमें बताएं कि कौन से टॉपिक को लेकर के जो है आपको क्लासेस दी जा सकती है, तो मैं उस पर क्या है क्लास लेकर के आऊँगा। चलिए, यथासंभव जो है प्रयास किया जा रहा है कि जेपीएससी सीडीपीओ के प्रीलिम्स के तहत जो हिस्ट्री की क्लासेस है, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है चैप्टर्स को कंप्लीट करने की प्रयास किया जा रहा है। जितना हो पाएगा वो आप लोगों को जो है हम करने का प्रयास करेंगे और हमेशा आप सबके लिए तत्पर रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हालांकि ये चैप्टर जो है एक ही क्लास में ख़त्म करना अपने आप में एक दुर्गम यात्रा है और ऊपर से उन सरल शब्दों में ख़त्म करना भी अपने आप में दुर्गम यात्रा है। लेकिन हमारा प्रयास है कि जो भी उपलब्ध है वो आप सबके लिए क्या होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे कि इसके नामकरण को लेकर के चर्चा कर लेंगे। तो नामकरण का कारण क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के कारण ही जो है इस स्थल का नामकरण क्या हुआ है, ना इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। आपने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके जितने भी साइट्स मिले हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, सिंधु में मिले हैं, रावी में मिले हैं, सतलज, घग्गर, भोगवा, हिंडन, सरस्वती है ना, इसके साथ साथ दासक, कुछ नदी जो है सिंधु से अलग हैं। लेकिन जो भी सभ्यता मिले हैं वो सिंधु क्षेत्र के, सिंधु का जो रीजन है और उसकी जो सहायक रीजन है उनके क्षेत्रों के कारण ही इसका नामकरण क्या रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को लेकर के। अब हम बात करेंगे कि इसका डिस्कवर कैसे हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता का डिस्कवर हुआ। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो साइट है पहली बार जो है चार्ल्स मेसॉन के द्वारा 1826 में देखा गया था। बाद में 1921 में जब सर जॉन मार्शल क्या थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, उस समय दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की गई। और फिर उसके तुरंत बाद जो है 1922 में आरडी बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदारो की खोज गई। और ये दोनों याद रखिएगा, ये जो हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये हड़प्पा सभ्यता के दो विस्तृत स्थल कह सकते हैं हम, या दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों को जो है एक ही सभ्यता के दो राजधानी भी कहा है। तो इस प्रकार ये जो सभ्यता है जो कि रन हो रही थी वो किसके द्वारा, हड़प्पा और मोहनजोदारो, इन दोनों के द्वारा ही जो है ये पूरा का पूरा सभ्यता का हम कह सकते हैं दो इंपॉर्टेंट साइट था। ठीक है, चलिए, इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा के ऊपर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो दो याद रखिएगा, एक तो डीआर साहनी और दूसरा हो गया आरडी बनर्जी 1921 टू 1922। अब इस सभ्यता के विस्तार को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसे मैंने एक चतुर्भुज के आकार से दर्शाने का प्रयास किया है विस्तार को। और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो क्या है, मांडा जम्मू कश्मीर है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। इस क्षेत्र को जेपी जोशी ने खोजा था। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे है और इसे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो है सूत कागेडोर, दाशक नदी के किनारे है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है और ऑरल स्टीन ने जो है इस क्षेत्र को खोजा था। इसके साथ साथ इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वह है दायमाबाद, महाराष्ट्र का क्षेत्र, प्रवरा नदी के किनारे है, जिसे बीपी बोपराधिकर ने जो है 1958 में खोजा था। तो याद रखिएगा, ये इसे हम एक चतुर्भुज के आकार के बना करके इसके जो विस्तार है, एक्सटेंट है, उसे हम लिख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण जो है ये 1100 किलोमीटर में फैला हुआ है और पूर्व से पश्चिम ये कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 1600 किलोमीटर में फैला हुआ ये एक बहुत बड़ी सभ्यता है। और उन प्राचीन सभ्यताओं में से है जो कि दजला फरात में विकसित हुई थी या मेसोपोटामिया में विकसित हुई थी और फिर जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये सभ्यता जो है एक नगरीकरण सभ्यता
सभ्यता है, कोई ग्रामीण पशुचारी संस्कृति नहीं थी। लेकिन याद रखिएगा, इस संस्कृति का विकास या इस नगरीकरण संस्कृति का विकास भी उत्तर पश्चिम के उन झुग्गड़ झागड़ संस्कृतियों से ही हुआ था, अर्थात ग्रामीण संस्कृतियों से ही हुआ। इस सभ्यता के नगरीकरण के कई प्रमाण हैं, जैसे नगर का जो बनाने का जो ढांचा है वो ग्रिड के आकार का बनाया गया है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, मोहरे अर्थात मुद्रा के ऊपर डिपेंड ये सभ्यता है। ये दिखाता है कि जो ये सभ्यता क्या थी, एक नगरीकरण योजना थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी ये दर्शाता है कि ये एक नगरीकरण सभ्यता थी, जहां व्यापार के लिए जो है मेसोपोटामिया या दजला फरात तक जो है क्या होता था ना, व्यापार होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे तिथि निर्धारण। ऐसे तो कई जितने भी पुरातत्वविद हैं उन्होंने अपने अपने राय रखे हैं। रेडियो कार्बन तिथि के डेटिंग के अनुसार जो है इसकी तिथि 2300 से लेकर 1750 ईस्वी जो है निर्धारित की गई है। तो इसे ही ज़्यादातर जो है वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो यही है कि रेडियो कार्बन दृष्टिकोण में कितना है, तो 2300 से लेकर 1750 याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, महत्वपूर्ण स्थल और उनके उत्खननकर्ता को लेकर के शॉर्ट पढ़ेंगे, और साथ में याद रखिएगा ईगल आईएएस द स्टडी जोन में जुड़ना ना भूले। जितने भी विद्यार्थी हैं जो जेपीएससी मेंस कर रहे हैं, जो जेपीएससी सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप इनमें और भी कई चीज़ें कंटेंट जोड़ सकते हैं, जैसे कौन सा साइट कौन से नदी के किनारे है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है डीआर साहनी के द्वारा किया गया था, ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसे खोजा गया था। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे बीबी लाल और बी के थापड़ के द्वारा इसे खोजा गया था। रोपड़ जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था, जो कि सतलज नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, जो कि एस.आर. राव के द्वारा खोजा गया था। धोलावीरा का जो क्षेत्र है आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट और जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। और धोलावीरा जो है एक किसी भी नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। चलिए, बनवाली का जो क्षेत्र है वो सरस्वती नदी के किनारे है। आर.एस. बिष्ट अर्थात रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। कोट दीजी फजल अहमद के द्वारा खोजा गया था, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। तो इस प्रकार साइट्स को उनके नदी के किनारे याद रखिएगा। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, रोपड़ जो है वो सतलज, लोथल भोगवा, धोलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं, बनवाली सरस्वती, कोट दीजी जो है वो क्या है, सिंधु है। इसी प्रकार और भी गए हैं, जैसे आलमगीरपुर, हिंडन, सुत, कांगेडोर, दासक, इसके साथ साथ जो है मोहनजोदड़ो तो मैंने बता दिया, चानू दोड़ो सिंधु। तो इन सभी नदियों के नाम भी आप ऐड कर सकते हैं उनके उत्खननकर्ता के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभ्यता, सैंधव सभ्यता के स्थल एवं प्राप्त अवशेष। अब इन सैंधव सभ्यता में जो महत्वपूर्ण स्थल है उनको लेकर के आए हैं, और उनमें जो अवशेष प्राप्त हुए, हालांकि इन अवशेषों की संख्या तो काफ़ी अधिक है, जिसे समेटना, मैंने कहा कि समेटना काफ़ी दुर्गम यात्रा है, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कलेक्शन किया जाए। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ दुर्ग पाया गया है जिसे माउंट एबी, हिलर ने उसे क्या कहा है, माउंट एबी कहा है। अन्नगार मिले हमें, श्रमिक आवास मिले हमें, कब्रिस्तान R37 मिला है, और स्त्री चित्र से गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है, ये हमें मिला है। आप चाहे तो हड़प्पा के और भी कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ साथ मोहनजोदारो को लेकर के देख लेते हैं कि मोहनजोदारो में क्या क्या मिला, जो कि लरकना जिले में स्थित है। बृहद स्नानागार मिला, यहाँ पर पुरोहित आवास मिले हैं। कांस्य की नर्तकी मिली है, जो कि लो वैक्स्ड विधि से बनाई गई है। मोम की लो वैक्स्ड विधि, ये हमारे भारत की प्राचीन काल के जो ढलवा विधि है, मोम विधि से तैयार करने वाले कांसे के द्वारा जो सामान तैयार किए जाते हैं, आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कांस्य नर्तकी बनाया गया है। सभा भवन मिला हुआ है। जोगी या पुरोहित का एक प्रस्तर चित्र मिला है, जो कि पशुपति शिव का भी एक मोहर मिला है, और ये दिखाता है कि पाशुपत की पूजा जो है बहुत ही प्राचीन काल से हो रही है, और हड़प्पा सभ्यता में भी इसके लक्षण है। लिंग पूजा के, लिंग के आकार की जो है मूर्ति, लिंग के आकार के भी प्रस्तर या मिट्टी के बने हुए लिंग भी मिले हैं। तो ये दिखाता है कि पाशुपत की पूजी उर्वरता देवी की पूजा या प्रकृति
प्रकृति की पूजा जो है हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति में होता था, और ये इसका जो है सर्वप्रमुख लक्षण है। मातृ देवी, मातृ उपासना की भी पूजा होती थी, और ये एक मातृ सत्तात्मक समाज के तौर पर जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चान्हू दोड़ो, चान्हू दोड़ो जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है, याद रखिएगा। अलंकृत हाथी यहाँ पर मिला है, 4 पहियों वाला एक गाड़ी मिला है, घड़ियाल और मछली वाला मुद्रा मिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये मनके के कारखाना, बीड का जो फैक्ट्री है, बीड फैक्ट्री के लिए ये जाना जाता था। याद रखिएगा, चान्हू दोड़ो, बीड फैक्ट्री, मनके के जो कारखाना, पूरे के पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में जो क्षेत्र है उनमें मनके के आभूषण, मनके के सामान, मनके के सौंदर्य के प्रसाधन की चीज़ें जो पहुंचानी पड़ती थी वो इसी फैक्ट्री से पहुंचाया जाता था। अर्थात कि कहाँ से, चान्हू दोड़ो। चान्हू दोड़ो की खोज किसने की थी, तो अर्नेस्ट मैके ने की थी। सिंधु प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो ये फैक्ट्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करना ना भूले ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। कालीबंगा का क्षेत्र राजस्थान हनुमानगढ़ी, राजस्थान हनुमानगढ़ी का क्षेत्र है। घग्गड़ नदी जो कि सूख गई है, तो इसी घग्गड़ नदी के किनारे अग्नि वेदिकाएं मिली है, बड़ी बड़ी अग्नि वेदिकाएं मिली है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, 2 फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों का भवन मिला है, लकड़ी से नाले बनाए जाते थे। अन्य जगह पर क्या है ना कि ईंटों से नाले का निर्माण किया गया, लेकिन यहां जो है लकड़ियों को छेद करके उससे नाले बनाने का निर्माण किया गया है। ये कालीबंगा है, और कालीबंगा में भूकंप के लक्षण भी मिले हैं। याद रखिएगा, कालीबंगा में भूकंप के भी लक्षण पाए जाते हैं। बीवी लाल और बी के थापड़, बीवी लाल और बी के थापड़ के द्वारा इस क्षेत्र का उत्खनन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल सबसे इंपॉर्टेंट साइट बंदरगाह के तौर पर गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो SR राव के द्वारा जो है लोथल की खोज की गई थी, और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल बंदरगाह के तौर पर कार्य किया था, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे बड़ा साइट था। डॉक यार्ड का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, और हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो एक नगरीय संस्कृति थी, और हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसी समय इसी बंदरगाह से होता था। 3 जुगल समाधियां भी मिले हैं। दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र के मिलना भी यह सूचित करता है कि यहाँ जो है बड़े बड़े जहाज़ों का आना जाना होता था, तभी तो जो है दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत बनवाली को देख ले, हिसार हरियाणा है ना, बनवाली का क्षेत्र जो है हिसार हरियाणा में RS वेस्ट, रविंद्र सिंह वेस्ट के द्वारा इस क्षेत्र को खोजा गया है। पत्थर के वाट मिले हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी खोज मानी जाती है बनवाली में। पत्थर के वाट, ठीक है, मिट्टी का हल मिला है, जौ के कुछ दाने मिले हैं, वॉशिंग बेसिन मिला है, धावन पात्र मिले, और जौहरी का आवास होने का भी प्रमाण है कि यहाँ जौहरी का आवास है। तो ठीक है, याद रखिएगा बनवाली जो है हिसार हरियाणा के क्षेत्र में। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन की दृष्टि से जो है वो है धोलावीरा, कच्छ गुजरात के क्षेत्र में है। और खेल का मैदान, स्टेडियम, एकमात्र प्लेग्राउंड जो है कहाँ मिला है, यहीं से मिला है। सिंधु लिपि के लेख मिले हैं, सिंधु लिपि का एक डैशबोर्ड मिला है जो हमें सिंधु लेख के बारे में जानकारी सूचित करता है। जल संरक्षण की जो विशिष्ट तकनीकी का प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि धोलावीरा का जो क्षेत्र वो कच्छ और गुजरात के क्षेत्र में है, और कच्छ और गुजरात का क्षेत्र जो है क्या होता था ना, कई बार प्लावित भी हो जाता था, और आप देख पाते बहुत ही सूखा एरिया है। इस कारण से यहाँ जल संरक्षण तकनीकी जो है अपनाई गई थी। ठीक है, चलिए धोलावीरा क्षेत्र की खोज किसके द्वारा की गई है, तो JP जोशी और RS वेस्ट अर्थात रविंद्र सिंह वेस्ट के द्वारा इसे खोजा गया था। राखी गढ़ी, ये प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा सभ्यता का सबसे बड़ा विस्तृत स्थल है ये, याद रखिएगा सबसे बड़ा विस्तृत स्थल है, और यहाँ सैंधव लिपि में अंकित मुहर प्राप्त हुए हैं। सबसे छोटा साइट के रूप में जो है बालाकोट और अल्हादीनो बलूचिस्तान के क्षेत्र में अल्हादीनो जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइट के तौर पर जाना जाता है, और राखी गढ़ी हरियाणा हिसार का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा साइट है, और ये JPSC में प्रश्न पूछा गया था PT में। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक बार फिर से ईगल आईएएस द स्टडी जोन में ज्वाइन करना ना भूले। अब हम लोग क्या देखेंगे ना, इसका जो रॉ मटेरियल आता था हड़प्पा सभ्यता में वो किन किन क्षेत्रों से लिया जाता था, तो रॉ मटेरियल और उसके साथ साथ सोर्सेज का मैंने एक टेबल बनाया है। तो तांबे की प्राप्ति कहाँ से, जहाँ से आज भी होती है सबसे अधिक खैतरी से, तो राजस्थान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों से जो है तांबे का उत्पादन किया, तांबे का जो है आयात किया जाता था। टीन का भी वहीं से, अफगानिस्तान या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से। चांदी जो है कहाँ से लाए जाते थे, ईरान और मेसोपोटामिया से जो है चांदी को जो है लाया जाता था। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी आते थे। सोना के लिए कौन सा क्षेत्र है, तो सोना के लिए आज भी जो है कोलार गोल्डफील्ड जिसे हम कहते हैं कर्नाटक, और साथ में कश्मीर से भी जो है सोना आते थे। सीसा जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से, जहां से तांबे वहां से सीसे भी आते थे। फिरोजा और जेड कहां से आते थे, तो मध्य एशिया फारस से आते थे। फिरोजा और जेड कहां से लाए जाते थे, तो ये फारस से लाया जाता था। याद रखिएगा ये कहां से लाया जाता था ना, फारस से लाया जाता था। वैद्यूर मणि बहुत ही महत्वपूर्ण, अफगानिस्तान से लाए जाते थे। गोमेद, लाल पत्थर, स्फटिक कहां से मंगाए जाते थे, तो सौराष्ट्र में मंगाए जाते थे। और समुद्री सीपिया जिससे जो है आभूषण का निर्माण किया जाता वो गुजरात तट से मंगाया जाता था। तो ये वो रॉ मटेरियल है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में अलग अलग स्थानों से इंपोर्ट किए जाते थे, ठीक है। और इस सभ्यता को एक नगरीकरण सभ्यता बनाने में अपनी अहम भूमिका जो है निभाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंधव लिपि की अगर बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर लिपि की बात किया जाए तो ये दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। चित्रात्मक पिक्टोग्राफी है और इसे वास्टोफुडेन कहा जाता है। 400 अक्षर प्राप्त हुए, 64 से अधिक क्या है इसमें चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो ये दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है, वास्टोफुडेन कहा जाता है। चित्रात्मक है और अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। जिस दिन पढ़ा जाएगा उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी और सबसे बड़ी प्रमाण होगा हमारी सभ्यता कि भारत की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सैंधव सभ्यता के पतन के विभिन्न सिद्धांत। देखिए सैंधव सभ्यता के लिए अलग अलग और भी कई पक्ष हैं, जैसे इसके राजनीतिक जीवन, इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, मेन मूर्तियाँ, इसके साथ साथ जो है व्यापार, ये सारे को जो है कलेक्शन करना मैंने आपको कहा कि एक दुर्गम यात्रा है। आप जितना हमसे हो पाया उतना किया गया, बाकी शेष के लिए जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो सैंधव सभ्यता के पतन के जो है विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। सैंधव सभ्यता के विभिन्न सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन, किसने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गया, तो ऑरेल स्टीन और एएन घोष, अमलेंदु घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गया और सैंधव सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य या बाह आक्रमण, बाहर से आर्यों का आक्रमण हुआ, ये किसने कहा, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा, गार्डन चाइल्ड ने कहा, मार्टिमर व्हीलर ने इस पर विशेष जोर दिया। यूरोपिया जैसे शब्दों को तोड़ करके उन्होंने बताया कि यहाँ जो है आर्यों का आक्रमण हुआ था। तो ठीक है, तो याद रखिएगा आर्य या बाह आक्रमण के लिए किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दिया गया है। बाढ़, किसने कहा कि बाढ़ आने से सभ्यता का पतन हो गया, तो मार्शल मैके और एसआर राव के द्वारा कहा गया कि बाढ़ आने से सभ्यता का पतन हो गया। प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया हो गया, महामारी हो गया, तो KUR कनेडी के द्वारा ऐसा कहा गया है। नदियों के मार्ग परिवर्तन से, अर्थात सिंधु नदी का मार्ग ही परिवर्तित हो गया, तो ये किसने कहा, तो HT लैम्ब्रिक के द्वारा ऐसा कहा गया। माधव स्वरूप वस्त ने ऐसा कहा और JF डेल्स के द्वारा ऐसा कहा गया कि नदियों के मार्ग परिवर्तित हो गया और क्या हो गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, बह गए हुए। जल प्लावन के लिए किसने कहा, तो जल प्लावन के तौर पर कहा MR साहनी के द्वारा जो है कहा गया कि जल प्लावन आ गया था। और पारिस्थितिक असंतुलन हुआ था, ये किसने कहा गया, तो फेयर सर्विस ने कहा कि पारिस्थितिक असंतुलित स्थिति हो गई थी। तो ये वो कारण है जिसके कारण इस सभ्यता का क्या हुआ था, विनाश हुआ था। इसे भी याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ चीजें और देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता से जो अस्थि पंजर हमें प्राप्त हुए हैं, सैंधव सभ्यता से जो अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं वे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड अर्थात काकेसस मिले हैं, भूमध्य सागर मिले हैं, मंगोलियन मिले हैं और अल्पाइन जातियों के मिले हैं। तो किन किन जातियों के मिले हैं, याद रखिएगा, काकेसस के मिले हैं, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन के मिले हैं। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहेंजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी माना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा
मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में तीन शब्द जो आता है, मगन, दिलमुन और मेलुआ, ये शब्द आता है। तो दिलमुन और मगन जो है वो फारस और भारत के बीच में कोई स्थान है, लेकिन मेलुआ जो है वो कौन सा प्रांत है, तो सिंध के लिए जो मेलुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया। अर्थात मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में जो है सिंधु जो क्षेत्र है इसके लिए मेलुआ नाम जो है रखा गया था। ठीक है। कपास के लिए जो है कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था, तो सिंडन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के लोग ज्योमेट्री से जो परिचित थे, नहीं तो नगरीकरण की जो ग्रिड, जो समकोणीय ग्रिड आकार की योजना, घर बनाने की जो योजना है, ये इसके साथ साथ जो है बाइनरी सिस्टम, माप तौल में जो बाइनरी सिस्टम है, बाट के रूप में जो है 16 के मल्टीपल्स का इस्तेमाल करना, 16 के मल्टीपल्स का इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि इन्हें ज्योमेट्री का भी ज्ञान था। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।